नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही होगी वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो प्रवक्ता संवर्ग से संबंधित आज का ये वीडियो रहने वाला है। बहुत से बच्चों द्वारा मुझसे लगातार बार बार ये फोन करके पूछा जा रहा है, मैसेज करके पूछा जा रहा है कि सर एलटी भर्ती परीक्षा का जो परिणाम की वजह से हम लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाए और हमने सोचा था कि एलटी भर्ती परीक्षा में हमारा चयन हो जाएगा और जिन अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, जो अच्छे नंबरों पे आए थे, वो भी इस भर्ती प्रक्रिया से क्या हो गया, बाहर हो चुके हैं। तो कमावेश परिस्थिति अब ऐसे बन गई है कि अब हम क्या करें कि सर अब एलटी भर्ती परीक्षा से हमारा जो घाव था वो अभी भरा नहीं है और साथ ही अब हम तैयारी कैसे करें। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम निराश हुए हैं और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बहुत से अभ्यर्थी तो ये कह रहे हैं कि सर हमने तो अब गिव अप कर दिया है, कि अब हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं है और हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की रणभूमि से हम अब बिल्कुल भी इस रणभूमि में उतरना नहीं चाह रहे। तो इस तरीके से कहा जा रहा है और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर क्या जो ये 2 महीने या उससे भी कम दिन जो बचे हुए हैं, क्या इन 2 महीनों में क्या हमारी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज का वीडियो इसी पर रहने वाला। देखिए दोस्तों, प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं, जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है कि इसका जो पेपर आयोजित होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर ये जो कुल प्रश्न पत्र, अगर मैं कुल प्रश्न जो आएंगे इसके अंदर, ठीक है, वो आपके 150 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। और जो समय इसमें निर्धारित किया गया है वो समय आपके 2 घंटे इसमें दिए हुए हैं। अब 2 घंटे जो समय दिया है तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिकों में हम सरल रूप में फोकस रखें और इन 2 महीनों में ही इस जो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे क्लियर कर ले। तो पहले सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो भी अभ्यर्थी प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती की तैयारी कर रहा है तो ये लेके चलेगा अपना वो जो पीछे जो समय घटित हुआ था, जो एलटी भर्ती परीक्षा में जो आप लोगों के साथ हुआ था, वो प्रवक्ता भर्ती में आपके सामने वो आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि आधा से आधा जो पोर्शन दिया है, आधा से आधा जो सिलेबस है वो आपके एलटी भर्ती परीक्षा से ही संबंधित इसमें दिया हुआ है। जो गलतियां आपने प्रवक्ता संवर्ग जो एलटी भर्ती परीक्षा में की थी वो गलतियां आपकी यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मनन कर लीजिए, इस चीज को गांठ पा लीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी, एक चीज मैं बता दूं, अपनी जो हार है उस हार को सबसे पहले स्वीकार करना आप सीख लीजिए। आप इस चीज को स्मरण कर लीजिए, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मेरे को गलत तरीके से बाहर कर दिया गया है या मेरे इतने नंबर होने चाहिए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप अपने हार को स्वीकार कीजिए, मेरी गलती हुई है और उन गलतियों पर मनन कीजिए और साथ ही अगर मैं बात करूं उन गलतियों से सीखिए। जहां पर आपकी जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अगली बार ना दोहराए जाएं। जो मेरी कमियां हैं उन कमियों को आप देखिए, उससे आप सीखोगे और जो कमियां वहां रह गई थी प्रवक्ता भर्ती में वो कमियां आपके आड़े नहीं आनी चाहिए और ये जो पेपर है वो आपका शानदार तरीके से निकल जाना चाहिए, सबसे पहली बात है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में फिर वो दूर की बात है, पहली सीढ़ी हम पार करते हैं। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर जो विषय दिया हुआ है, आपका विषय दिया हुआ है और यहाँ पर कुल प्रश्न कितने आएंगे और साथ ही जो अंकों की अगर बात करें, जितने प्रश्न होंगे उतने ही अंक होंगे। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, पहला शिक्षण अभिरुचि दी हुई है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने एलटी भर्ती परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि बहुत शानदार तरीके से पढ़ा होगा और बस आप लोगों को क्या करना है, 2 महीने में आराम से आपका ये पेपर निकल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। जितना आपने पूर्व में पढ़ा था उसको थोड़ा सा मनन करना है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है कि हाँ क्या चीजें थी। देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं क्या दिया है, अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट वाला जो मैंने कहा कि शिक्षण अभिरुचि है, तो इसमें आपकी कितने प्रश्न आने हैं, 40 प्रश्न आने हैं और 40 अंकों का ये होगा। अब देखिए यहाँ पर
आपको जो पोजीशन बनानी है और जो आपको ये क्लियर करना है, तो आधे सबसे ज्यादा जो नंबर हैं शिक्षण अभिरुचि में ही आपको खींचने हैं। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि एलटी भर्ती परीक्षा में आपने पढ़ा है, इसमें क्या है, ज्यादातर चीजें क्या है, सेम वही चीजें हैं, उससे भी कम चीजें इसमें दी हुई। आपने जैसे मैं कहूँ राधा कृष्णन आयोग दिया हुआ है, मुदाला आयोग दिया है, कोठारी आयोग दिया है, और साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनसीईआरटी दी हुई है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दी हुई है, और जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 हो गया, 86 हो गया, 92 हो गया, और 2020, ये सारी चीजें पढ़नी है। और सर्व शिक्षा अभियान, और राइट टू एजुकेशन, और ई शिक्षा, तो ई गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ, ये चीजें तो आपने पहले ही जो एलटी में सारी चीजें पढ़ी हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप तैयारी के लिए बैठिए, आपके दिमाग में हलचलें नहीं होनी चाहिए। आप एलटी को लेकर परेशान ना हो। आपके दिमाग में जो समय बीत गया है, उस समय को आप एक क्षण भी उस समय को वापस नहीं ला सकते हो। अगर ला सकते हो तो बढ़िया है, आप खूब अपना समय बर्बाद कीजिए। अगर नहीं ला सकते हैं तो यही वो समय है जहां पर आपको अपना पूरी जी जान झोंक देनी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला सिद्धांत को जितना आपने फॉलो कर लिया, निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा वही। और साथ ही अगर मैं कहूँ जो शिक्षण दक्षता संप्रेषण की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो एलटी भर्ती में जो जितना दिया था उससे तो इसमें बहुत ही कम दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल है, जो किस प्रकार से शिक्षण कौशल करना है, उसकी विधियां है, किस प्रकार से उसमें तमाम चीजों को करना है, तो ये है। और उसके कारक क्या होते हैं, और मूल्य है, और विद्यालय अनुशासन कैसा होना चाहिए, स्कूल का कक्षा अनुशासन कैसा होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें आपका विद्यालय अनुपस्थित किस प्रकार, जब आप विद्यालय में नहीं आते हो, उसमें ये तमाम चीजें है, कंप्यूटर शिक्षा से है, तकनीकी शिक्षा है, और साथ ही अगर मैं कहूँ शिक्षा व्यवसाय से है, और व्यक्तिगत जो हाव भाव होते हैं उससे रिलेटेड है, और शैक्षिक मूल्यांकन किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति या छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये आपका 40 अंकों। अगर 40 अंकों में इसमें पास होने की अगर मैं बात करूं, पास। अब मैं बता दूं, आपका जो पेपर होने वाला है 27 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है, ठीक है। ये परीक्षा की तिथि ये घोषित कर दी गई है, ठीक है, इस परीक्षा की तिथि है। अब आपको क्या करना है, आज हो गई है आपकी, कितना हो गई है, 18 फरवरी ये 2025। अब 18 फरवरी से ही अगर कोई बच्चा का अभी से तैयारी करना है, तो मैं कह रहा हूं कि 100% आप अपना ये गोल को अचीव कर सकते हो। अब यहां से 18 तारीख से ये सोच लीजिए कि मुझे तो इस बार निकालना ही है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने समय का विभाजन कीजिए, समय का विभाजन करिए कि भैया मैंने कहा कि मुझे शिक्षण अभिरुचि खंड ए, या फिर मुझे ये बना लीजिए कि भैया मुझे पहले खंड ए को कितना समय देना है। अगर 2 घंटे अगर पहले सब्जेक्ट खंड ए को दे रहे हो, अगर 2 घंटे अगर दे रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे में आपका मोबाइल बगल में रखा हुआ है, आपका ध्यान वहां जा रहा है और सुर कहीं और है, अल्टी भर्ती परीक्षा को लेकर तनाव में ग्रसित हो, यार मुझे उसकी बारात में जाना था, मुझे ये करना था, और मेरे को तो मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे अपने दोस्त के बर्थडे में जाना था, मुझे ये करना है। तो जब तक आप अपनी इन चीजों का त्याग नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये संभव नहीं है। अगर जो बच्चा इन सभी चीजों का जो त्याग करेगा, तभी ये 2 महीने में आपका ये प्रवक्ता समग्र की भर्ती परीक्षा निकल सकती है। 2 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट का दे दे, तो 2-2 घंटे अगर मनन करके जितना पढ़ रहे हो उसे ध्यान केंद्रित, आपका दिमाग कहीं बार भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप एक चीज सीख लीजिए, कोशिश करिए कि पहले क्या आपके शरीर में आपका मन का नियंत्रण है या नहीं है। आप शरीर है, शरीर से आप तो किताब के सामने बैठे हो, मगर मन चंचल है, कहीं और जा रहा है। सबसे पहले कि अपने शरीर को अपने बस में करिए। अगर एकाग्रचित्त होकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप दिन दुनिया के लिए मर गए हो, या कहें आपका अस्तित्व है या नहीं है, 2 महीने के तो आपको गायब होना है ना। 2 महीने कौन सा वो हो जाएगा, 2 महीने नहीं सोओगे, नहीं खाओगे, कम खाओगे, मर नहीं जाओगे। अगर मैं कहूँ, अगर आप बिना खाए भी अगर कहोगे 1 महीने वैसे जिंदा रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सोचिएगा जिसे नौकरी पानी है वो तो करेगा ही, जिसे नहीं करना है, जिसे इधर उधर करना है, और बाद में ये कहेगा कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हुआ, तो वो आपके वो चौंचलेबाजी है। ये कहते हैं कि करने वालों के लिए कोई बहाने नहीं है, ना करने वालों के 1000 बहाने हैं। तो याद रख लीजिए।
तो 2 घंटे अगर नियमित पढ़ते हो तो निश्चित रूप में, अगर मैंने कहा 40 में से, अगर 40 में से आप 25 से 27 नंबर भी इसमें लेके आ जाते हो तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, अच्छा सा स्कोर हो जाएगा। अगर मैं कहूं दूसरा जो है सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूं, सामान्य अध्ययन का अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 35 नंबर का है, 35 नंबर का है। और सामान्य अध्ययन में क्या दिया गया है, जो चीजें आपने एलटी भर्ती परीक्षा में या समूह ग में जितने भी आज प्रतियोगिता परीक्षाएं उनकी जो तैयारी कर रहे होगी, या फिर आपने हाई स्कूल से लेकर आपने जो कॉलेज करने तक या बीएड करने तक जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाक्रम है। अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे या फिर समाचार सुनते होंगे, या जो आप ये करते होंगे ना कि यार मोबाइल में डाटा है, रील को स्क्रॉल कर रहे हो, वो चीज़ देख रहे हो, तो तब तो कभी नहीं हो सकता। कभी आपने अच्छी चीज़ें भी देख ली होती, या कहे जो समसामयिक की घटना, कौन सी घटनाक्रम होता है, कब, अगर मैं कहूँ अभी यार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका के जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं वो किस पार्टी को हरा के बने हैं, कितने कौन से राष्ट्रपति बने हैं, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दौरे है। अगर मैं कहूँ जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें आपको और बीजेपी को कितने सालों बाद बीजेपी का यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, ये सारी चीजें अगर महाराष्ट्र की बात करें, ये जो भी है जो ये सारी चीजें आपके समसामयिक की घटना से पूछी जाएंगी। और जो खेल कूद अभी निश्चित रूप में याद रखिएगा, अभी जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्रिकेट से पूछे जाएंगे। अभी आईपीएल के जो ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, किसको छोड़ा गया, पहले कौन था, ये तमाम चीजें यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। अब अगर हम कहें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री अनुमान सभी लोगों ने पढ़ी होगी। ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से तो ज्यादा बनते नहीं, ज्यादा बनते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे कम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पे सर्वाधिक रूप में आप ध्यान दीजिएगा। और जो आपने हिस्ट्री में जो पूर्वोत्तर जो पढ़ा होगा, कॉलेज चैंपियन जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जब आपने एलटी की परीक्षा की तैयारी करी थोड़ा वहां पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको ये सफिशिएंट है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आराम से हो सकता है। कोई ये नहीं कि कोई पहाड़ सर पर थोड़ा रखना है, पढ़ना ही तो है। अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या फायदा है। उस वो बूढ़े माँ बाप को देख लीजिए ना, देखिए कहते हैं ना कि जो बेरोजगार होता है उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। जब तक आप कहीं पर आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप समाज के लिए भी बोझ हो, देश के लिए भी बोझ हो, और परिवार के वालों के लिए भी बोझ है। अगर कोई आपकी इज्जत कर भी देता है, जो आपके रिश्तेदार होंगे, आपसे उनका रिश्ता है इसलिए आपके वो इज्जत कर देते हैं, अन्यथा आपको कुत्ता भी नहीं पूछता है। तो याद देखिएगा, अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, किसी दूसरे के भरोसे अपनी वैल्यू नहीं बनती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने कहा कि आपको जो समसामयिक की घटना है या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, और साथ ही अगर मैं बात करूं जो ज्योग्राफी को सर्वाधिक रूप में पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस हो गया। और एक चीज आप बेसिकली इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसमें जो आपके जो सामान्य दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग होती हैं उसको पढ़ लीजिएगा। और जो आपके अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो आपके जो सम्मेलन हुए थे G20 का कहें, या फिर जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित अभी जो सम्मेलन हुए थे, तो उन सम्मेलनों को याद रख लीजिए। और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो मैं अगर कहूँ 35 में से अगर आप मैं कहूँ 19 से अगर 22 नंबर भी यहाँ पर ले आते हो तो बहुत अधिक है। 19 to 22 में भी अगर लेके आओगे तो ये आपका अच्छा खासा ये रेशियो बन जाएगा, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा जो खंड दिया है, वो खंड की अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया है उत्तराखंड दिया है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो दिया है ये यहाँ पर आपके 30 नंबर का ये है, 30 यहाँ पर अंक भी लिख देता हूं, तो ये 30 अंकों का ये है। अब देखिए हम उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं, तो आप ये मत सोचिएगा जिस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह की जो पेपर सेट करता है, जिसमें आपके कहीं पर वो कहावतें पूछ देता है, कहीं पर वो गाने पूछ देता है, उसका कहीं भी ना टूक बनता है ना कुछ भी औचित्य बनता है, इस तरीके से पेपर को सेट करता है। मगर आयोग थोड़ा सा पेपर को उत्तराखंड से संबंधित पेपर को थोड़ा अच्छा सेट करता है, बहुत डीपली पूछता है। आप ये देखिए कि आप
उत्तराखंड के जो वासिंदे हो, आपको उत्तराखंड के मैं कहूँगा अगर 50% के बारे में तो आपको पता है, और जो 50% जो आपको जानना है उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए और थोड़ा सा मनन कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा उत्तराखंड को पढ़ लोगे तो यही उत्तराखंड आपका भविष्य भी बनाएगा और गर्दभी में भी यही ले जाएगा, इतना ध्यान रख लीजिएगा। और जितने भी आपके मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हिस्ट्री है, अगर मैं कहूँ परमार वंश है या कतिरी वंश हो गया, चंद वंश हो गया और ब्रिटिश हुकूमत हो गया, यहाँ के राज्य के आंदोलन हो गए और साथ ही गोरखा शासन हो गया। अब उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिवर्तन है, जो उनकी जलवायु है, इसकी भौगोलिक स्थिति है, उससे संबंधित अगर किसी बच्चे ने अगर जनपदों का अध्ययन किया हो तो मुझे लगता है कि 80% तो उसका पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए, अगर कोई बच्चा अगर जनपद से संबंधित, अगर हर किसी बच्चे ने अगर जनपद अगर पढ़ लिए हैं पूरी तरीके से, अगर अलग अलग जनपदों का उसने अध्ययन कर लिया है, तो फिर बचता क्या है? फिर आपका जो समसामयिक घटनाक्रम बच जाती हैं, थोड़ा प्राचीन काल का बच जाता है, थोड़ा आंदोलन काल चीजें बच जाती है, तो यहाँ से आपका बन जाए। तो यही उत्तराखंड है जो आपका भाग्य विधाता के रूप में बनेगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड में मुझे लगता है कि जो यहाँ पर आपको 30 में से 22 से आपके 25 के बीच आपके नंबर होने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी ये टारगेट तो नहीं है कि नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, कोई नहीं है। अगर आप उत्तराखंड को सुबह शाम भी अगर पढ़ोगे, अगर चीज़ों को समझोगे, हमारे जो जनजाति हैं, हमारे तीज त्योहार जो चीज़ें हैं, हमारे जो मान लीजिए हमारी जो लोक कलाएं हैं, जैसे हमारे जो गीत है, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। हमारे वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, हमारे जलवायु भौगोलिक परिस्थिति, और हम अगर बात करें हमारे जो ये राष्ट्रीय जो कॉर्पोरेट जो पार्क है, नेशनल पार्क है, उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी जो नदियां हैं उनको पढ़ लीजिए, जो झीलें हैं उनको पढ़ लीजिए, और साथ ही और जो उत्तराखंड के जितने भी जो इतिहासकार रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, उनका अध्ययन करिए। और सर्वाधिक अगर मैं बात करूं, इस बार उत्तराखंड से जो सर्वाधिक रूप में जो क्वेश्चन पुट अप होंगे वो होंगे आपके जो अभी 38वें जो ये खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुए हैं, तो इसमें कितने खेलों को जोड़ा गया है, उत्तराखंड ने कौन से इतिहास रचा है। पहली दफे उत्तराखंड ने 3 डिजिट पार करी है, 100 का शतक यहाँ पर लगा के रखा है। जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो मोनाल पक्षी से संबंधित क्या है यहाँ पर, वो क्या है, मास्टर कौन था वहाँ पर, जो मसाल थी, वो मसाल को किस रूप में, यहाँ की जर्सी जो बनी थी वो क्या था, इसका स्लोगन क्या है, हैं? तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो याद रख लें। तो इस वाले पोर्शन को तो पढ़ लीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि अगर अभी इन कम दिनों में नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमारी अभी यहाँ पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूँ। गूगल मीट पर हमारी क्लासेस चलती हैं। जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। 2 महीने के आप समय भी नहीं दे सकते हैं। 70551073 पर आप मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जो पढ़ना चाहता है तो उसे मैं यहाँ पर हम क्लासेस के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, अगर बात करें तो चौथा पॉइंट क्या है आपका, सामान्य बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, अब सामान्य बुद्धि परीक्षण, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथ आपकी होनी चाहिए ढंग की, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी मैथ को ठीक कर लीजिए। और यहाँ पर क्योंकि ब्लड रिलेशन से या फिर कहें ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर आपका अगर कहें 25 नंबर का है, तो मैं बता दूं, जब आपने अल्टी भर्ती परीक्षा की तैयारी की है, वो उत्तराखंड तो पढ़ा ही है आपने, कभी ना कभी उत्तराखंड पढ़ा है, समूह की तैयारी करे। ये तो नहीं है कि जब से आप पैदा हुए हो, इंटर पास किया है, बीए कर रहे हो, तो सीधे आपने ये सोचा कि मुझे तो अल्टी का ही देना है, प्रवक्ता का ही तैयारी करो और परीक्षाएं तो आपने दी नहीं होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है। बहुत से लोगों ने बहुत ढेर सारी परीक्षाएं दी होंगी। उत्तराखंड तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये आपके लिए टफ होगा। ठीक है, उत्तराखंड को देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम कहें सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें, तो यहाँ पर शाब्दिक, अशाब्दिक और एवं विश्लेषण जो होते हैं, समानानुपात होता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मगर हाई स्कूल से रिलेटेड, हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड ये प्रश्न है। बेसिकली अगर हम कहें आजकल अगर देखें कक्षा 8th से लेकर 10th तक का ही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, इसमें विलुप्त अंक कौन से होते हैं और ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। और यहाँ पर रेलगाड़ी वाला पूछा जाता है, ये रेलगाड़ी यहाँ से इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची, तो वहाँ पर इतने दूरी पर ये कितने समय में पहुंचेगी। देशांतर अक्षांतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जाते हैं, ठीक है, और आपके एक घड़ी है ये पूछे जाते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे पूछे जाते हैं, कोडिंग पूछी जाती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें अगर 25 नंबर है तो 25 नंबर अगर बच्चा नहीं भी ला सकता है तो अगर यहाँ पर 15 से अगर आप 17 नंबर भी लेके आते हो तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, 2 महीने में सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा जो ये अंतिम जो पॉइंट है यहाँ पर 500, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सामान्य हिंदी है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी है। अब यहाँ पर हिंदी तो आपने बचपन से ही पढ़ते हुए आए हो, ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा है, वास्तव में हिंदी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और मैं यहाँ पर अगर कहें तो हिंदी के 20 अंक है यहाँ पर, ठीक है, 20 अंकों की ये होगी टोटल। अगर मैं बात करूँ तो 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। अब हिंदी के जहाँ हम बात करें, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव और वाक्यांश और प्रत्यय, शुद्ध वर्तनी क्या पूछी जाती है, वर्तनियाँ पूछी जाएंगी, समाज पूछे जाएंगे, विग्रह पूछेगा और संधि विच्छेद और मुहावरे लोकोक्तियाँ ये पूछी जाएंगी। अब ये चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप, मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें अगर यहाँ पे हिंदी में अगर मैं कहूँ अनुमान जितने भी बच्चे जो हिंदी में जो नंबर लेके आ जाते हैं तो मैं यहाँ से लेके अगर मैं 13 से लेके 17 अनुमान 18 लेके चलता हूँ तो 18 बच्चे खींच लेके आ जाते हैं। अब देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग आप नंबर ले आए, ठीक है, अब इसको हम जोड़ भी देते हैं कि कितने, इतने में से इतने में अगर आप लेके आ गए तो निश्चित रूप में आज गांठ पाड़ लीजिए कि जो मैं आज कह रहा हूँ कि इस आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ पहले सब्जेक्ट में आप क्या लागे, 27 नंबर ला गए, फिर 22 ला गए, फिर 25 ला गए, फिर आपके 17 आ गए, फिर आपके 18 आ गए, तो ये जो बनता है 109 क्या आ जाएगी, मेरिट जाएगी। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ मेरिट तो इससे ऊपर जाएगी, ये कट ऑफ अगर मैं कहूँ 135 हाइट जो रह सकती है 35 रह सकती है, 35 से 104-5 के आसपास ही आ जाएगी। तो बेसिकली आपको मैं कहूँ 109, अगर आप ये सोच के चले कि मैं 115 से ऊपर ही अपने आप को रखूँ तो 109 110 के आसपास भी अगर आपके नंबर लेके आ गए ना तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जो प्रथम सीढ़ी है ना, सीढ़ी वो आपकी पार होगी। तो याद रखिए इसको आपने क्या कर लिया, फतह कर लिया। अब आप ये सोच के चलिए कि आपने उत्तराखंड को कितना समय, मैंने कहा है इसको समय विभाजित करें। आप अपना जो टारगेट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया आप शाम को जो रात का सबसे अच्छा पढ़ाई का जो समय होता है वो आपके रात का सबसे अच्छा समय होता है। खाना खाइए, खाना खाने के बाद आप कहते हैं बैठ जाइए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को रिलैक्स भी देना है। ये नहीं कि लगातार पढ़ते हुए जा रहे हैं, लगातार पढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए 8-9 घंटे आप पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ ले हो, नहीं, ये गलत तरीका है पढ़ने का। और देखिए अपने ये जो मस्तिष्क है इसको भी तो आराम चाहिए। जिस प्रकार से इंजन होता है ना किसी गाड़ी का, जो मशीन होती है, उस मशीन अगर लगातार चलती है तो वो भी गर्म हो जाती है, फिर वो भी क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाती है। तो आपको अपने दिमाग को 24 घंटे जोते नहीं रहना है, उसमें भी आपको उसको रिलैक्स देना है, थोड़ा सा समझना है। अगर जिसमें अगर मान लीजिए आप ऊब जाते हो पढ़ने से तो थोड़ा सा क्या कर लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा पुराने गाने सुन लीजिए, अपने अच्छा वातावरण हो जाता है। जब आप क्या हो जाता है, आप फ्रेश हो जाते हो, फिर पढ़ने बैठ जाइए। जब पढ़ने भी बैठते हो तो एकदम एकाग्रचित्त मन से आप पढ़िएगा। ये नहीं कि देखिए अगर आप अपने माँ बापों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा कि छोड़ दीजिए पढ़ना, कहीं पर मजदूरी करना शुरू कर दीजिए, कहीं पर कंपनी में जाना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने माँ बापों को दिखाने के लिए अगर बैठे हो, अपने लोगों को दिखाने के लिए बैठे, यार हमारा बेटा तो पढ़ रहा है और लास्ट में चले, ऐसा पढ़ने का क्या फायदा। जहाँ पर डेलीकेशन के साथ अगर मैं कहूँ, अगर आप नहीं पढ़ोगे, एकांत चित्त होकर अगर नहीं पढ़ोगे, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका आपको समझ आना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो वो आप सही तरीके से आपके मेमोरी में बैठना चाहिए। देखिए अब क्या होगा, देखिए आप क्या करिए, मैं सबसे पहले आप सभी से ये कह दूं, जितने भी अभ्यर्थी उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये परीक्षा वाणी का प्रयोग करते हैं। तो इस परीक्षा वाणी का अभी प्रयोग ना करें, कोशिश कीजिए अभी डीपली पढ़ने का कोशिश करिए। परीक्षा वाणी का आप प्रयोग कब करिए, आप जब ये अप्रैल 5 तारीख से इसका उपयोग करें।
अप्रैल 5 अप्रैल से परीक्षावाणी का आप प्रयोग करें। और ये क्या होता है, आपको रिवीजन 1 लाइनर क्वेश्चन है, पहले आपको डीपली समझना होगा, चीजों को समझ के आपको पढ़ना होगा, तब जाके ये चीजें मुमकिन हो पाएंगी। आप अभी से ही 1 लाइनर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1 लाइनर क्वेश्चन कभी भी सफलता नहीं दिलाते हैं, जो भी दिलाते हैं वो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन अभी पढ़ा फिर कुछ समय बाद भूल जाओगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पहले इस पर से ध्यान में रखिए। अपने समय को विभाजित कीजिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे ही उठो, जोड़े 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, मगर जब उठ रहे हो तो रात को थोड़ा लंबा पढ़ लीजिए, जितना भी समय पढ़ते हो। मान लीजिए एक दिन में आप, अगर मैं कहूँ 10 से 8 घंटे अगर पढ़ भी रहे हो, तो ये जो घंटे आप ये जो दे रहे हो, इन घंटों में जितना भी आपने कार्य किया है, जितना भी पढ़ा है, तो वो आपके मस्तिष्क में बैठना चाहिए। ये नहीं कि भैया आपने 2 घंटे पहले हिंदी पढ़ी और बाद में अपना मूल्यांकन करे हो, तो नहीं हो रहा है। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर, अगर मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ पर सभी बच्चे जुड़ते हैं और वहाँ पर जुड़िए। और ऐसे प्लेटफॉर्म को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से जुड़िए, ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़िए जहाँ पर आप अपना प्रदर्शन को आंक सकते हो, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम अभी कितने गहरे पानी में, ये सारी चीजें मालूम हो जाती है। तो याद रखिएगा, अपना लक्ष्य को क्या कर देते, भेद के चलिए कि मुझे इसको भेदना ही है। अगर आप ये समय रहते हुए अगर नहीं करोगे तो फिर आपको पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर देखें ना कि लोग कहते हैं कि यार मैं तो बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा था, नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाता है, इसमें कोई भी वो चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए चलिए, अगर मैं कहूँ ना, जीवन का सबसे बड़ा जो युद्ध होता है, अगर मैं कहूँ परीक्षाओं का भी सबसे बड़ा जो युद्ध होता है, जीवन का भी सबसे बड़ा युद्ध जो होता है, अपने भीतर की जो निराशा है और अपनी जो कमजोरियों से जूझना और स्वयं को विजय प्राप्त करने के लिए तैयार करना, ये सबसे बड़ा क्या है, हमारे अंदर एक जो डर होता है, उस डर से अपने आप को जीतना है। तो वो डर को अपने आप में हावी नहीं होना है, उसको खत्म कर देना है। अगर आपने ये कर दिया तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने ओवरऑल ये क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप सभी को बताया। आप बच्चे नहीं हो कि भैया हमें कौन सी किताब पढ़नी है क्या नहीं करना। आप किताब उनका खोजने का समय नहीं है, एनसीईआरटी पकड़िए और जितने भी चीजें आपके पास किताबें हैं वो सफिशिएंट हैं। ये नहीं कि बाहर से किताबें लेने की, आपके पास सारा मटेरियल है, मगर आपको देखना है कि उसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मुझे तो शिक्षण अभिरुचि की कोई किताब ही नहीं मिली और सामान्य जो यहाँ सामान्य अध्ययन है मैं कहाँ से पढ़ूं क्या करूं, ये कह रहे हो उत्तराखंड में कौन सी किताब को पढ़ूं क्या पढ़ूं। भैया आपके पास सब कुछ है, उन्हीं किताबों से अगर आप थोड़ा सा अध्ययन कर लोगे, मनन कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं हो पाएगा, मगर आपको अपना समय विभाजित करना है। तो याद रखिए, मैं कह रहा हूं, देख ले, अगर हम कहें जो ये शिक्षण अभिरुचि है इसको आप क्या कर लिए 2 घंटे इसे दे दीजिए, ठीक है। 2 घंटे मन लगा कर पढ़िए। सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन को भी आप मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इसको 2 से 3 घंटे आप 3 घंटे लेके चलिए, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं हैं और साथ ही आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तमाम चीजें हैं। तो 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़िए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल आपके इकोनॉमिक्स है और आपकी ज्योग्राफी है, इसको बहुत ध्यान। तो 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सफिशिएंट है। मैं बता रहा हूँ कि कितने घंटे आप इसको मनन। और यहाँ पर इस जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड को भी अगर आप देखें तो उत्तराखंड में सबसे अगर नंबर सबसे ज्यादा अगर खींचने हैं तो यहीं पर ही आपका सिलेक्शन कराते हैं। तो इसको भी आप 2 घंटे में विभाजित कर दीजिए। 2 घंटे आपने उत्तराखंड को दे दिए। और सामान्य बुद्धि परीक्षण अगर आप इसको ज्यादा नहीं भी देखोगे, अगर मैं कह रहा हूं कि इसको आपने क्या करना है 1.5 घंटा दे दो, ठीक है। इसको 1.5 घंटा अगर आपने दे दिया तो बेहतर है। अब हिंदी है, हिंदी को ज्यादा क्या करोगे, 1 घंटा ही सफिशिएंट है। इसमें 1 घंटा पढ़ोगे तो उसमें ही आपका बेड़ा पार हो जाए। तो लगा लीजिए 3 2 5 5 2 7 7 7 1 8 1 9 और 9.5। बेसिकली एक दिन का जो टारगेट है, अगर एक दिन में 1
ये एक दिन में अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो ना तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। ये नहीं कि भैया 12 14 20 घंटे पढ़ना है तभी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, बस आप 10 घंटे भी अगर नियमित रूप से पढ़ लिए ना, जो 10 घंटे आपने, मैंने जो ये यहाँ पर आपको बताया ना कि 3 घंटे का 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे आज पढ़ लिया है, 2 घंटे जब दूसरे दिन जब पढ़ रहे हो तो आपने जितना पढ़ लिया उसका मनन करें कि अपने आप से क्वेश्चन करें। आप आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो जो आप पढ़ रहे हो तो उनसे, छोटे भाई बहन को किसी चीज का लालच दीजिए कि बेटा इधर आओ, तो उनसे कहो कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछो, है, तो उनसे वो पूछेंगे तो आपका क्या होगा, घर में ही रिवीजन हो जाएगा। पूछिए उनसे, कहो कि मेरे से पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। अब उससे पता चल जाएगा अगर आप उत्तर नहीं दे पाओगे तो आप अपने भाई के या बहन के सामने भी शर्मिंदगी आपको महसूस होगी, उसकी वजह से आप क्या करो, पढ़ोगे। तो याद रख लीजिए, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अपना ध्यान केंद्रित है। तो यही चीजें हैं और बहुत ढेर सारे यूट्यूबर आपके चीजें बताते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि वो चीजें फालतू चीजें हैं। देखिए, जो अपने जीवन में सफल हुआ है ना, उसी से हमेशा चीजों को ध्यान में रखिएगा। मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये जो समय सारणी अगर आपने बना ली तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल लाभ नहीं है जो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकता है। तो याद रख लीजिए, टारगेट रख लीजिए कि मुझे जो अंक लाने हैं वो मुझे 110 से 120 या कहें 20 अंक, ठीक है, सफिशिएंट है। 110 से 120 के बीच में रहना है। अगर 110 और 120 के बीच में अगर रहे तो कोई भी लिख के ले लीजिए मेरे से कि आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। और ये जो मेरिट जाएगी, जहां तक मैं अभी बता देता हूँ, ये 93 या 92 के आसपास ये कट ऑफ बंद हो जाएगी। तो यहाँ से अगर जितने भी बच्चों का ऊपर सिलेक्शन, यहाँ से जो है इतने से ऊपर अगर जो भी बच्चे अगर नंबर लेके उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमें नहीं देखना है, इसको मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको मत देखिए, इसको देखिए। 110 से 120 के बीच आपके नंबर होने चाहिए। तो आप ये सोच लीजिए आपका निश्चित रूप में सिलेक्शन है। इस चीज को मनन कर लीजिए। बहुत से बच्चों ने, जिन बच्चों ने मेरे से पूछा तो उनके लिए ये है, और इसी के आधार पर बच्चों मनन करिए, पढ़िए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर ये समय अगर आपने बर्बाद कर दिया ना तो जिंदगी आपको वो सबक सिखा देगी। तो याद रखिएगा, कहते हैं ना कि अगर परिश्रम करने के समय में यदि आपने आराम किया, ठीक है, यदि आराम करा, जिस समय बुढ़ापे में अगर आराम करने की जिस समय जरूरत होगी उस समय बुढ़ापे में ही आपको चीजें दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएंगी। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको अपना बुढ़ापा, अपने बच्चों का, अपने परिवार का अगर भविष्य सुधारना है तो यहाँ पर आपको जागना ही होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना ही होगा। अगर आपने चलो भेड़ चाल वाली चाल चलनी है, अगर आपने भेड़ चाल वाली चाल चलनी है तो निश्चित रूप में खाई में गिरोगे। तो आपको अपने रास्ते अलग बनाने हैं। देखिए, एक चीज मैं सभी बच्चों से एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, आप अपने जो खास हैं आपके परिवार वालों तक ही ये सीमित रखो। मैं इस चीज की तैयारी, किसी को आप क्या कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, इस चीज की कानू खबर नहीं होनी चाहिए। आप अपना कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा। इस चीज का याद रखना। अपनी चीजें गोपनीय रखो, किसी को मत बताओ, किसी का ढिंडोरा मत पीटिए। जब निकल जाओगे तो शंख नाद या ध्वनि के रूप में आपका जय घोष होगा। तो वो जय घोष आप अपने जीवन में लेने का प्रयत्न करिए, ठीक है। इतना ही मैं ये कहना चाहूंगा, और ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसीलिए आपसे जिन बच्चों को लगता है कि मैंने फालतू में बात करी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को मत देखिए। और जो बच्चा को प्रवक्ता समग्र की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो वो इस चीज को ध्यान से मनन करिए। इसको बहुत ज्यादा जो मैंने समय सारणी बताई इसके अनुसार पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।